कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। फिर मैं कीर्ति के पास जाने के लिए अपने कमरे का दरवाजा खोलता हूँ, मगर दरवाजा खोलते ही मेरा दिल धक से रह जाता है, क्योंकि मेरे सामने कीर्ति खड़ी थी। उसे देखते ही मैं सोच में पड़ गया कि पता नहीं ये कब से यहाँ खड़ी है, और हो सकता है कि इसने मेरे कमरे की सारी आवाज सुन ली हो। ये बात सोचते ही मेरा सिर खुद ब खुद शर्मिंदगी से झुक गया। मैं शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था और कीर्ति से कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। कीर्ति मुझे गौर से देख रही थी, जैसे कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, और फिर वो खुद ही इस खामोशी को तोड़ती हुई कहने लगी, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है और तेरे कमरे से ये कैसी आवाजें आ रही थी। मगर मेरी काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी और मुझे उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैं खामोश ही खड़ा रहा। मुझे खामोश देखकर उसने फिर से मुझसे सवाल करते हुए कहा, यूं सर झुकाए चुपचाप क्यों खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं। मैं कीर्ति के सवालों से परेशान था, लेकिन उसके सवालों का जवाब देना भी जरूरी था, वरना वो मेरा पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी। इसलिए मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तेरे ही पास आ रहा था। कीर्ति बोली, हाँ इसी वजह से तो मैं भी तेरे पास आई हूँ। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ देर चलकर तुझसे बात कर लेती हूँ। मगर तू तो शायद किसी और ही काम में व्यस्त था। क्या कर रहा था तू? मैं बोला, कुछ तो नहीं, तेरे तो कान ही बजते रहते हैं। कीर्ति बोली, चल मेरे कान ही बज रहे थे, अब मुझे अंदर भी आने देगा या यूं ही दरवाजे पर खड़ा रखेगा। कीर्ति की बात सुनते ही मैं दरवाजे के सामने से अलग हो गया। मैं समझ चुका था कि इसने अपनी छुपकर सुनने की आदत का यहाँ भी इस्तेमाल किया है और मेरे कमरे से आ रही सारी आवाजें सुन ली है। लेकिन इसके बाद भी मैं उसको झुठलाने के सिवा कर भी क्या सकता था। सही बात तो मैं उससे कह नहीं सकता था। मैं अभी इसी सब में उलझा था कि कीर्ति ने फिर मुझे टोकते हुए कहा, मैं बैठ जाऊं या वापस जाऊं? मैं बोला, ये तेरा ही घर है, अब क्या तुझे यहाँ बैठने के लिए भी बोलना पड़ेगा? कीर्ति बेड के दूसरी तरफ पैर फैलाकर बैठ गई और मैं भी बैठ गया। हम दोनों बैठे रहे, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद कीर्ति ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आज अम्मी निमी के ना होने से घर कितना सुना सुना लग रहा है। मैं बोला, हाँ उनके रहने से घर में चहल पहल बनी रहती है। कीर्ति बोली, हाँ वो तो है, पर अब आगे का तूने क्या सोचा है? मैं बोला, किस बारे में? कीर्ति ने कहा, नितिका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में। मैं बोला, मुझे नितिका में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मेरी तरह की नहीं है। कीर्ति बोली, और रिया कैसी लगी तुझे? कीर्ति के मुंह से रिया का नाम सुनकर मैं सन्न रह गया और मैं उसका चेहरा देखने लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब मैं कुछ बोला नहीं तो उसने कहा, बताना मैं कौन सा रिया से बोलने जा रही हूँ। मैं बोला, रिया मुझे बहुत सुंदर लगती है, पर उसे तो तूने खुद राज के साथ। इतना कहकर मैं चुप हो गया, मगर कीर्ति मेरे बिना कहे ही मेरी आगे की बात समझ चुकी थी। उसने हंसते हुए अपना मोबाइल निकाला और कॉल लगाने लगी। उसे कहीं कॉल लगाते देख मैंने उससे पूछा, क्या कर रही है? अब इतनी रात को किसको फोन लगा रही है? कीर्ति बोली, नितिका को। तब तक दूसरी ओर से फोन उठ गया और फिर कीर्ति उससे बात करने लगी। कीर्ति बोली, क्या हुआ, तुझे राज और रिया के बारे में कुछ पता चला? नितिका बोली, नहीं यार, जैसा तू कह रही थी उनके बीच ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कीर्ति बोली, हो सकता है कि वो लोग ये सब अकेले में ही करते हों। नितिका बोली, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि रिया तो मेरे साथ ही मेरे कमरे में सो रही है और राज भैया का कमरा अलग है। तूने सच में उन्हीं को देखा है ना? कहीं तुझे कोई धोखा तो नहीं हुआ? कीर्ति बोली, नहीं यार, मैंने उन्हें ही पार्क में देखा है, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। तू खुद ही सोचना, ये सिटी उनके लिए नई है,
और उन्हें इस सिटी में पहचानता ही कौन है। मैंने भी जब उन्हें पार्क में देखा था तो मैं भी यही समझी थी कि वो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। नितिका बोली, हाँ तेरी बात तो सही है, उन्हें यहाँ जानता ही कौन है। मगर फिर भी पार्क वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही है। कीर्ति बोली, अरे तू तो उस पार्क के बारे में जानती है, फिर भी ऐसी बात कर रही है। वहाँ ये सब खुले आम होता है। नितिका बोली, लेकिन मेरे सामने तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कीर्ति बोली, अरे यार अभी उनने कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, तू उन्हें थोड़ा अकेलापन दे, फिर तेरे सामने उनकी असलियत खुद आ जाएगी। नितिका ने कहा, यार मैंने तो उन दोनों को अकेला रहने का बहुत मौका दिया, पर राज भैया तो मेरे पीछे ही पड़े रहे। उन्होंने तो रिया की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और रिया तो पूरे समय मम्मी और आंटी के साथ ही रही। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नितिका बोली, नहीं यार मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती, क्योंकि वो तो पूरे समय किसी ना किसी बहाने से तेरी ही बात करते रहे। यही सब जानने की कोशिश करते रहे कि तू किस तरह की लड़की है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तुझे किस तरह के लड़के पसंद है। मुझे तो लगता है कि तू उन्हें बहुत पसंद आ गई है। तू क्या कहती है? कीर्ति बोली, मैं क्या बोलूं, मेरे कुछ सोचने से पहले ही पुन्नू ने मुझसे कह दिया कि राज अच्छा लड़का नहीं है, मैं उससे दूर ही रहूं तो अच्छा है। इसलिए तू अपने राज भैया से कह दे कि मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। नितिका बोली, यार उनकी बात छोड़ और ये बता, तेरी पुन्नू से मेरे बारे में कोई बात हुई या नहीं हुई? मेरा उसके साथ चक्कर चलवा दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहूंगी। कीर्ति बोली, नहीं यार मेरी अभी पुन्नू से तेरे बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि उसके मन में तेरे लिए कोई बात नहीं है। यदि उसके मन में तेरे लिए कोई बात होती तो उसने किसी ना किसी बहाने मुझसे तेरे बारे में कुछ तो पूछा होता। वैसे भी जहाँ तक मैं जानती हूँ, पुन्नू को रिया या शिल्पा जैसी लड़कियाँ ही पसंद आती है, और तू तो उनके जैसी है ही नहीं। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि तेरी वहाँ कुछ दाल गलेगी। नितिका ने कहा, यार तू तो जानती है कि मेरे पापा मम्मी को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह से रहना पड़ता है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं रिया या शिल्पा से कुछ कम हूँ। तू एक बार उसे समझा कर तो देख, शायद मेरा काम बन जाए। कीर्ति बोली, ओके यार मैं कोशिश करूँगी। अब तू रख, मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं, गुड नाइट। नितिका बोली, ठीक है, मेरी बात पुन्नू से करना मत भूलना, गुड नाइट। फिर कीर्ति फोन रख देती है और मुझसे कहती है, ले सुन लिया ना, नितिका तो तेरी दीवानी हो गई है। वो कह रही थी कि मैं किसी भी तरह से उसका चक्कर तेरे साथ चलवा दूं, वो जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। मैं बोला, तू तो जानती है कि अब मुझे किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। कीर्ति बोली, देख मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे रिया में दिलचस्पी है, लेकिन तू अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रहा है। मगर तू इस बात को क्यों भूलता है कि रिया कुछ दिन के लिए यहाँ आई है, और यदि तू इस बीच में उससे कोई रिश्ता बना भी लेता है तो वो कुछ दिन तेरे साथ मौज मस्ती करके चली जाएगी, और तू शिल्पा की तरह उसकी यादों को भी दिल लगाए बैठा रहेगा, जबकि रिया मुंबई जाते ही तुझे भूलकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगी। मैं बोला, होने को तो ये भी हो सकता है कि उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। कीर्ति बोली, ज्यादा इमोशनल मत बन। बड़े शहर की लड़कियां कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड भी बदलती रहती हैं। फिर वो भला क्यों तेरे प्यार में पागल होगी। मैं बोला, इसीलिए तो मैं किसी लड़की के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ। तुझे अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना है तो तू ढूंढ ले, मगर मेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढना बंद कर दे। कीर्ति बोली, मुझे कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज खुद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं उसे पहली ही नजर में पसंद आ गई हूँ। कीर्ति की बात सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद जैसे मुझे रिया पसंद आ गई है,
वैसे ही इसे भी राज पसंद आ गया है। इसलिए मैंने उसी की बात उसको समझाते हुए कहा, देख इस राज के लफड़े में मत पड़, वो मुझे सही लड़का नहीं लगता। वैसे भी वो रिया का भाई है तो रिया जैसा ही होगा, वो भी मौज मस्ती करके अपने घर चला जाएगा। बेहतर यही होगा कि हम दोनों इन रिया और राज से दूर ही रहें। कीर्ति बोली, तू राज की चिंता मत कर। राज जैसे 50 लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, मैं उनको अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तो तेरी चिंता है कि कहीं तू रिया की सुंदरता में दीवाना ना हो जाए। मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ पल के लिए रिया मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन तेरी बात सुनकर अब मैं समझ चुका हूँ कि रिया मेरे लायक नहीं है। कीर्ति बोली, तब तो ठीक है, अब थोड़ा नितिका के बारे में भी सोच ले। मेरे ख्याल से तो तेरे लिए उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। मैं बोला, अब तू अपनी बातों को यहीं पर खत्म कर और जाकर सो जा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। कीर्ति बोली, अब नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन इतने बड़े घर में मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। तू कहे तो मैं तेरे पास यहीं सो जाऊं। मैं बोला, जैसी तेरी मर्जी, तुझे जहाँ लगे तू वहाँ सो जा, मगर अब सो जा, गुड नाइट। कीर्ति बोली, गुड नाइट। इसके बाद कीर्ति करवट बदलकर मेरी तरफ पीठ करके सो गई। लेकिन मैं बैठे बैठे बहुत देर तक उसको देखता रहा और सोचता रहा कि ये कितनी सुंदर है। लेकिन फिर मैं खुद की ही सोच पर ही हंस देता हूँ कि मैं ये क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ। मैं अपनी इस सोच को झटक कर कीर्ति की तरफ देखता हूँ। वो शायद अब सो चुकी थी और नींद में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसका ये रूप देखकर मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और मैं धीरे से उसके माथे पर एक छोटा सा किस कर देता हूँ। मैं बैठा बैठा उसके बालों पर हाथ फेरने लगता हूँ और उसके चेहरे का भोलापन देखने लगता हूँ। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वक्त यही ठहर जाए और मैं कीर्ति को ऐसे ही देखता रहूं। ये ही सब सोचते हुए और कीर्ति के भोले चेहरे को देखते हुए पता नहीं कब मैं भी बैठे बैठे ही सो जाता हूँ। सुबह जब कीर्ति की नींद खुलती है तो वो मुझे बैठा हुआ पाती है और मेरा हाथ उसके सर पर होता है। मेरी भी नींद खुल जाती है और फिर हम दोनों मुस्कुराने लगते हैं। कीर्ति बोली, रात भर यूं ही क्यों बैठे रहे, जब मैं सो ही गई थी तो तुमको भी सो जाना था। मैं बोला, मैं तेरे सर पर हाथ फेरता रहा और पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। कीर्ति बोली, इतना प्यार करता है मुझसे तो फिर जब मैं चली जाऊंगी तो कैसे रहेगा। मैं बोला, हाँ ये तो सच है, पर ना जाने क्यों इन थोड़े से दिनों में मुझे तेरी आदत सी हो गई है। कीर्ति बोली, चलो देरी से ही सही, पर तुझे अपनी इस बहन पर भी प्यार तो आया। मैं बोला, चल छोड़ इन बातों को और ये बता आज कहाँ घूमने चलेगी। कीर्ति बोली, घर में कोई नहीं है और तुझे घूमने की पड़ी है। मैं बोला, छोटी माँ और बाकी लोग सुबह जल्दी ही आ जाएंगे और हम लोग तो दोपहर के खाने के बाद निकलेंगे। कीर्ति बोली, अगर अपने साथ नितिका को भी ले चले तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा। इस समय मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था और मैं सिर्फ उसको खुश देखना चाहता था। इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नितिका क्या तू चाहे तो राज, रिया और शिल्पा को भी अपने साथ ले चल, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। ये बात सुनते ही वो फौरन उठकर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी, कहीं ये बात तू गुस्से में तो नहीं बोल रहा। मैं बोला, नहीं मैं जरा भी गुस्से में नहीं बोल रहा, तू चाहे तो मुझसे कोई कसम खिला सकती है। मेरी इस बात से कीर्ति के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तुझे कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, फिर नाश्ते के बाद नितिका से बात करते हैं। मैं बोला, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद कीर्ति अपने कमरे में चली गई और मैं आराम से लेट गया। मगर रात को मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी फिर से नींद लग गई। फिर कीर्ति के जगाने पर मेरी नींद खुली
मगर मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही थी और मैं उठ नहीं रहा था। तो उसने कहा, कब से तेरा मोबाइल बज रहा है, उठाता क्यों नहीं है? मैं बोला, सोने दे ना यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। जिसका भी कॉल है तू ही बात कर ले, ये कहकर मैं फिर से सो गया। कीर्ति ने मोबाइल देखा तो मेहुल का कॉल आ रहा था। कीर्ति ने तुरंत कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, कौन बदतमीज सुबह की नींद में खलल डाल रहा है? मेहुल कीर्ति की आवाज पहचान गया और उसने फौरन कीर्ति के ही अंदाज में उसे जवाब देते हुए कहा, मैंने तो अपने शहजादे को फोन लगाया था, लेकिन ये बच्चों को डराने वाली डायन बीच में कहां से आ गई? उसकी बात सुनकर कीर्ति ने गुस्से में भन भनाते हुए उससे कहा, अच्छा तो मैं बच्चों को डराने वाली डायन हूँ, तो फिर आप कौन हो, बच्चों को हंसाने वाले बंदर? मेहुल जानता था कि वो कीर्ति से बातों में नहीं जीत सकता है, इसलिए उसने बात बदलते हुए फौरन कहा, अब ये सुबह सुबह बकवास करना बंद कर और फोन पुन्नू को दे, मुझे पुन्नू से जरूरी बात करनी है। कीर्ति बोली, वो तो बहुत गहरी नींद में सोया है, आपको जो बोलना है मुझसे ही बोल दीजिए। मेहुल बोला, मुझे नहीं मालूम था कि पुन्नू ने अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी रख ली है, नहीं तो मैं पहले से ही तुझसे बात करने का अपॉइंटमेंट ले लेता। कीर्ति बोली, बहुत उड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना कि मेरी बात सुनते ही अपने शहजादे को भूलकर मुझे शहजादी कहते नजर आएंगे। मेहुल बोला, ऐसी क्या बात है? कीर्ति बोली, बात तो आपके मतलब की है, मगर अफसोस आप तो मामा जी के यहाँ हो, इसलिए आपके लिए बेकार है। मेहुल बोला, अरे मेरी नटखट शहजादी, मैं घर से ही बोल रहा हूँ, अभी सुबह ही मामा जी के यहाँ से वापस लौटा हूँ, अब तो बता क्या बात है? कीर्ति बोली, तो सुनो, आज मैं, पुन्नू, नितिका और नितिका के कजिन पिकनिक पर जा रहे हैं। मेहुल बोला, इसमें मेरे मतलब की कौन सी बात है? कीर्ति बोली, नहीं है तो क्या हुआ, आप चाहो तो हो सकती है, हम शिल्पा को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मेहुल बोला, क्यों, क्या तेरी शिल्पा से बात हो गई है? कीर्ति बोली, नहीं, बात तो नहीं हुई है, मगर यदि आप बोलो तो कर सकते हैं। मेहुल बोला, अरे नेकी और पूछ पूछ, तू उसे ले चलने को तैयार कर ले, फिर तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा। कीर्ति बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आपका नाम सुनते ही चलने को तैयार हो जाएगी। मेहुल बोला, ना ना, ऐसी गलती मत करना, उसे मैं अचानक पहुंचकर सरप्राइज देना चाहता हूँ। तू बस उसे किसी भी तरह से चलने के लिए तैयार कर ले, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। कीर्ति बोली, ओके, मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन भूलना मत, आपने कहा है जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। मेहुल बोला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तू अपना वादा पूरा कर और मैं अपना वादा पूरा करूँगा। तू नहीं जानती मैं कब से इस मौके की तलाश में था, जब पुन्नू, मैं और शिल्पा तीनों एक साथ हो, मगर पुन्नू इसके लिए कभी तैयार ही नहीं था। अगर आज तूने ऐसा कर दिया तो मेरा नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। कीर्ति बोली, ठीक है, समझो आज आपका ये काम हो गया। मेहुल ने कहा, मगर मेरे आने की बात पुन्नू को जरूर बता देना, नहीं तो उसे बुरा भी लग सकता है। कीर्ति बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, अब बात हो गई हो तो फोन रखा जाए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।